हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी का अंत करेंगे। ठीक है। शुरुआत किया था हमने लाइफ से, यानी कि ज़िंदगी से। ख़त्म करेंगे हम लोग आज डेथ से, यानी कि मृत्यु से। तो चलो, लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज डेथ। लेट्स बिगिन। What is death? The ultimate termination from functional life is said to be death. भाई, आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है भैया? डेथ। ओके। स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थानाटोलॉजी। भैया, यदि आपको डेथ के ऊपर पढ़ना है तो भैया डेथ के ऊपर जो चैप्टर होता है या डेथ के ऊपर पूरा का पूरा जो स्टडी होता है उसे बोला जाता है थानाटोलॉजी। और जो लोग भी डेथ के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको कहा जाता है थानाटोलॉजर, जो डेथ के ऊपर रिसर्च करता है। पिछली वीडियो में हमने जो एज के ऊपर बात किया था, जो एज के ऊपर रिसर्च करते हैं, या वो जो टॉपिक होता है जिसे एजिंग भी बोला जाता है, उसका तो आपको याद ही होगा, क्या जेनाटोलॉजी है कि नहीं? उसका आपको याद होगा, जेनाटोलॉजी। अगर नहीं मालूम ये एजिंग वेजिंग क्या है, जाके कल का वीडियो देख लो, अडोप्टेशन, पता चल जाएगा। अडोप्टेशन क्या है, मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था। ओके। तो जाके आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हो। कल कल ही मैंने अपलोड किया है, बटनी के प्लेलिस्ट में मैंने कल ही अपलोड किया है। कल नहीं, परसों। परसों शायद, कल या सॉरी सॉरी, कल ही मैंने अपलोड किया था बटनी के प्ले लिस्ट में। मैंने इस वीडियो को कल ही अपलोड किया था। सो एनीवेज, लाइफ के उस पेज में जिस तरीके से कुछ भी नहीं था, डेथ के भी इस पेज में कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा आपको बेसिक सा ही आपको जानना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब जो डेथ होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक इंसान दो तरीके से मरता है। एक होता है क्लिनिकल डेथ, एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है? स्टॉप ऑफ हार्ट बीट, स्टॉप ऑफ पल्स, प्यूपिल डायलेट नॉट रिस्पॉन्डिंग, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये जो चारों के चारों जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं की वजह से ये होते हैं क्लिनिकल डेथ। यानी कि दोस्तों, इन चार ये चार अगर आपके साथ में, इन चारों की वजह से यदि आपका डेथ होता है, तो हाँ, कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आर्टिफिशियली आपका हार्ट बीट अगर बंद हो जाता है तो आर्टिफिशियली आपके हार्ट बीट को चालू किया जा सकता है। कैसे? शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट आप लोगों ने देखा होगा। तो वो शॉक ट्रीटमेंट यदि 3 से 4 बार किसी भी मरीज को दिया जाए जिसका हार्ट बीट ऑफ हो चुका हो, तो वो जिंदा हो जाता है। लेकिन मैं हर बार वो जिंदा नहीं हो पाता है। कुछ ही केसेस में वो जिंदा हो पाता है, मैक्सिमम केसेस में वो जिंदा हो ही नहीं पाता। ठीक है, भगवान की मर्जी, जिसकी जितनी आयु होगी। तो इन चारों में से यदि कोई डेथ यदि होता है तो भैया हाँ, उसे जिंदा किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है बायोलॉजिकल डेथ की, तब भैया हालत खराब हो जाती है। बायोलॉजिकल डेथ क्या है? डेथ ऑफ नर्व सेल इन ब्रेन। ब्रेन्स में यूँ तो हजारों करोड़ों लाखों नर्व सेल्स हैं, उनमें से कोई एक भी नर्व सेल डैमेज हुआ, क्योंकि हर एक नर्व सेल का काम अलग अलग होता है। आपके बॉडी का हर एक पार्ट का जो दायित्व होता है ना, वो हर एक नर्व सेल का होता है, हर एक का अपना नर्व सेल का होता है। तो कोई भी अगर एक नर्व सेल यदि डैमेज होता है तो भैया पूरा का पूरा ब्रेन ही स्विच ऑफ हो जाता है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। और ब्रेन स्ट्रोक जिसे होता है ना, वो स्पॉट डेथ, उसी क्षण उसका काम तमाम। इनमें से तो पॉसिबिलिटीज़ भी होती है, क्लिनिकल डेथ में तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आदमी जिंदा बच जाए, लेकिन भैया इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती ही नहीं। इसमें मरा तो एकदम मरा। ब्रेन स्ट्रोक पे आदमी का स्पॉट डेथ ही हो जाता है, स्पॉट डेथ, ऑन द स्पॉट डेथ। ठीक है, वो कभी भी जिंदा नहीं बच सकता, उसका काम तमाम। ओके। यहाँ पे मैंने एक रीज़न लिखा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं,
मैंने एक ही रीज़न लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो डेथ का आप लोग ये पेज समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो अब ये जो वर्ड है ना दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी अब ख़त्म हो चुका है। लाइफ से लेकर डेथ तक हमने पढ़ा। 3 क्लासेस के बाद ये चौथे क्लासेस में हमने पूरा डेथ का बारे में हम ख़त्म किया। मेरा एक्चुअली को मेन गोल ये था कि मैं जो है ना गाइज, मेरा एक्चुअली मेन गोल ये था कि मैं आपको पूरा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म करवाऊँ। तो इसीलिए मैंने आज ये एक्स्ट्रा क्लास ले लिया अपनी का, ताकि बायोडाइवर्सिटी पूरा मैं यहाँ पर ख़त्म करवा सकूँ। ओके, मेरा प्लानिंग था 3 क्लासेस में ख़त्म करना, लेकिन रिप्रोडक्शन ने पूरा का पूरा एक क्लास ही ले लिया, जिसकी वजह से मैं अडॉप्टेशन को नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि रिप्रोडक्शन ने पूरा 50 मिनट ले लिया था, जो कि मेरे नॉर्मल वीडियो से 5 मिनट ज़्यादा था। तो अब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अडॉप्टेशन पढ़ाऊँ। और वैसे भी मेरा जो अडॉप्टेशन का जो वीडियो है ना, वो 25 मिनट का वीडियो है, यानी कि पूरा 1.5 घंटा, पूरा 1.5 घंटा आपको लग जाता। समझ रहे हो, 1 घंटा 20 मिनट का पूरा वीडियो हो जाता, और अपलोड करने में भी हालत ख़राब हो जाती। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक और क्लास एक्स्ट्रा लगा देंगे, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करेंगे। एनीवेज, तो आज हम लोग पूरा इसे ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको इसके ऊपर भी कुछ और ज़्यादा बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड्स या 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। ओके, बायो का मतलब होता है दोस्तों लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों वैरायटी। ओके, देखो मैं जो यहाँ पे नोट्स बना के आपको जो पढ़ाता हूँ ना, सबसे सिंपलेस्ट एंड इजी इंग्लिश टर्म्स का यूज़ करके मैं आपको पूरा का पूरा एक डेफिनेशन ही दे देता हूँ। टैक्सोनॉमी का, बायोडाइवर्सिटी का, एनीथिंग, हर एक चीज़ का मैंने आपको डेफिनेशन बताया है इजी टर्म्स। यदि मैं खाली इंग्लिश भी बोलता जाऊँ ना, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, आपको पूरे का पूरे आपको याद हो जाएंगे, पूरा का पूरा आप समझ जाओगे। इजीली मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। किताब में जो भयंकर वर्ड्स लिखे होते हैं, मैंने भी उन्हीं भयंकर वर्ड्स ही लिखे हैं, लेकिन उन भयंकर वर्ड्स को मैंने डेफिनेशन के साथ में इतना इजी में बना देता हूँ, जिससे कि भैया आप मैक्स टू मैक्स चीज़ को कैप्चर कर सको। मैं उतना आपको कैपेबल बना देता हूँ कि आप मैक्स टू मैक्स चीज़ को कैप्चर कर सको, ठीक है। अभी वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है। बच्चे होते हैं वीडियोस को कंप्लीट वॉच ही नहीं करते, उनको जितना चाहिए होता है वो जान लेंगे, काम ख़त्म। अरे भैया कंप्लीट वीडियो तो देखो यार, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। बटनी का, स्पेशली बायोलॉजी का, कोई भी क्लास हो, जूलॉजी का हो, बटनी का हो, मैं हर बार बताता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि टैक्सोनॉमी जो है गाइज, वो जूलॉजी में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, स्पेशली इन दोनों साइंटिस्ट के ऊपर, एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस। एरिस्टोटल फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी है, लेकिन कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अभी फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको जूलॉजी में अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था। ओके, सो इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो एंड सेकेंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। थोड़ा सा और जान लेते। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय W.G. रोसन इन 1985. ओके, the variety of life forms present in our surroundings is known as biodiversity. Okay, भाई क्या मतलब है? The variety of life forms present in our surroundings is known as biodiversity. वैरायटी टाइप्स के, ठीक है, आपके इर्द गिर्द, आपके आस पास, ओके, आपके आसपास जितने भी वैराइटीज़ के ज़िंदगी अवेलेबल है, कुछ ज़िंदगी बैक्टीरिया के रूप में अवेलेबल है, कुछ ज़िंदगी हम ह्यूमंस के रूप में अवेलेबल है, कुछ ज़िंदगी प्लांट्स के रूप में है। समझ रहे हो? तो ये काफ़ी वैरायटी के ज़िंदगी हैं, काफ़ी वैरायटी के लाइफ फॉर्म्स आपके आसपास में मौजूद हैं। तो उसी को ही बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। समझ में आया?
व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आप ही के इर्द गिर्द वैरायटी तरीके से, विभिन्न तरीके से लाइफ फॉर्म्स, या हिंदी में जैसे जिंदगी बोला जाता है, बायोलॉजी में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश तो बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी तो इंग्लिश में लिखा होता है, बायोलॉजिकली जिंदगी को लाइफ फॉर्म या लाइफ स्पाम बोला जाता है। ओके, तो वो जो लाइफ फॉर्म या लाइफ स्पाम वैरायटी टाइप्स में आप ही के आसपास मौजूद है, लाइक बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स। ओके, तो उन सभी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी टाइप्स के जिंदगियां या लाइफ फॉर्म्स जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। ये दिखता सिंपल वर्ड है, लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैंने इसको 2 से 3 बार मैं हर एक वर्ड को रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट, आज तक सदियों से लेकर जब से लोगों को बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया, यानी कि अरिस्टोटल के ज़माने से, तब से लेकर अब तक कुल 1.7 मिलियन टाइप्स के प्रजातियां अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। 1.7 मिलियंस, मतलब गाइस आप अंदाजा लगाओ कितना, 1.7 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज, 1.7 मिलियन प्रकार के प्रजाति को आज तक डिस्कवर कर चुका गया है। और हर साल 1500 नए प्रजाति डिस्कवर किए जाते हैं हर साल। ये एक फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद करना है। ये दोस्तों एक फैक्ट है, मैं इसको एक चौकड़ी में रख रहा हूँ। तो यहाँ तक खत्म होता है बायोडाइवर्सिटी। अब आता है टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी भी जैसे बायोडाइवर्सिटी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, वैसे टैक्सोनॉमी 2 ग्रीक वर्ड से या 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है। एक होता है टैक्सिस, दूसरा होता है नोमस। ओके दोस्तों, मैं बचपन में सोचता था कि जो लैट्रिन वर्ड सब होते हैं ना भाई, हमें तो लैट्रिन में बैठ बैठ कर गाने याद आते हैं, जिसे बाथरूम सिंगर भी बोला जाता है। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कौन सा दिमाग आ गया कि इन्हें लैट्रिन में बैठे बैठे ऐसे भयंकर नाम याद आ जाते हैं, जो कि आज के जनरेशन के बच्चों को इतना प्रॉब्लम में डालता है कि भाई पूछो मत, हालत ख़राब। बायोलॉजी में मेन होता है दोस्तों टर्म्स। यदि आपने टर्म्स याद रख लिया कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, अडॉप्टेशन का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, अगर आपने इन टर्म्स का मतलब एक बार याद कर लिया, अगर आपने इन टर्म्स का मतलब आपने एक बार जान लिया ना भाई, बायोलॉजी के किंग हो आप। नीट एग्जाम फोड़ के आओगे, मेरी गारंटी, अगर आपने इन टर्म्स को अच्छी तरीके से याद कर लिया, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस करके ही क्वेश्चन आते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, इन्हीं टर्म्स का मतलब उन्हें एक्चुअली में मालूम नहीं होता है। ओके सो, तो गाइज यार, अब तो टैक्सोनॉमी आप लोगों ने जाना, 2 मेन वर्ड्स, एक होता है टैक्सिस, दूसरा होता है नमस। इन 2 लैटिन वर्ड या 2 ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर ही बना है टैक्सोनॉमी। टैक्सिस का मतलब दोस्तों होता है अरेंजमेंट, एंड नोमस का मतलब होता है लॉज। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आपके बर्थडे पे आपको मैंने 5 ऐसे प्लांट्स गिफ्ट किए जो कि आप नॉर्मली जो प्लांट्स दिखते हो उनसे इसका कैरेक्टर थोड़ा सा विचित्र है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि भले ही आपने वो प्लांट्स पहले भी देखे होंगे, लेकिन उन प्लांट्स का जो कैरेक्टर्स है वो नॉर्मल प्लांट्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपका मन ऐसा करेगा कि नहीं भाई, इनको मैं अपने बगीचे के एक सेपरेट जगह पे लगाऊंगा या लगाऊंगी, जिससे कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि ये 5 पेड़ जो हैं ये बाकी प्लांट से डिफरेंट है, इनके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बाकी प्लांट से इनको डिफरेंट करता है।
फिर अगले साल मैंने आपको 10 प्लांट्स और दिए जो कि उन 5 प्लांट से तो डिफरेंट है ही, साथ ही साथ में बाकी प्लांट से भी डिफरेंट है। तो अब आपके मन में क्या आएगा कि भैया इन 10 प्लांट्स को मैं उन पांचों प्लांट्स से सेपरेट, साथ ही साथ में जो मैंने बाकी कुछ फूल पौधे अपने आंगन में लगाया है उनसे भी सेपरेट करके मैं इन 10ओं को एक स्पेशल जगह पे मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में जब मैंने आपको 5 प्लांट्स दिए उनको आपने एक जगह पे रखा, उनके कैरेक्टर्स के अनुसार या कुछ अलग। मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स का एग्जांपल दिया, आपने कुछ अलग उसमें नोटिस किया होगा, जैसे कि आपने उन पांचों को अलग जगह पे रखा। वैसे ही सेकंड टाइम जब मैंने आपको 10 और प्लांट दिए जो कि उन पांचों से भी डिफरेंट है और अलग अलग और नॉर्मल प्लांट से भी डिफरेंट है, तो आपने उन 10ओं को भी एक जगह और रखा। आपने उन्हें 5 प्लांट्स में नहीं रखा, आपने उनको अलग से एक जगह पे रखा, है कि नहीं? बात को ज़रा समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपने कुछ ऐसे नियम फॉलो करे, उनको अपने पर्टिकुलर अपने एक अरेंजमेंट में रखा। उनको पांचों को मैं इस जगह पे रखूँगा, 10ओं को मैं उस जगह पे रखूँगा, बाकी नॉर्मल प्लांट्स वो अलग अलग भटकते रहे, उनको मैं अलग जगह पे रखूँगा। तो आपने उनमें कुछ ऐसे लॉज उनमें आपने नोटिस करे होंगे, कुछ आपने ऐसा लॉज, कुछ ऐसे आपने नियम फॉलो करे होंगे और फिर उसको आपने अरेंज किया, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे ही दुनिया में, ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमारे ही दुनिया में जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उन सभी प्लांट्स एनिमल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ह्यूमन तो फिर भी सबसे डिफरेंट है, तो ह्यूमन को तो पूरा एक सेपरेट जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर बात करें, ह्यूमंस की मैं बात नहीं कर रहा, ह्यूमंस हालांकि एनिमल्स पे जा रहे हैं लेकिन मैं ह्यूमंस को अलग रख रहा हूँ। प्लांट्स, अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट होता है, अगर खाली एनिमल्स की बात करी जाए तो सभी एनिमल्स एक जैसे नहीं होते हैं, सभी के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो एनिमल्स को भी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे नियम फॉलो किए, समझ रहे हो? वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसे नियम फॉलो करे और उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा, अलग अलग कैटेगरीज में रखा, अलग अलग सब ग्रुप्स में रखा, है कि नहीं? तो जिस नियम का अप्लाई करके, जिस नियम को फॉलो करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके पोजीशन में रखना, उसको एक ग्रुप में रखना, उसको एक डिसेंडिंग ग्रुप में रखना, एक सीरियली में रखना, नियमों को फॉलो करके, ठीक है, कुछ नियमों को फॉलो करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, अलग अलग जगहों पे रखना, उसी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। अलग अलग जगह मतलब इसको घर के अंदर रखेंगे, उसको आंगन में रखेंगे, उसको चौरे पे रखेंगे, ऐसा नहीं, किसी के घर में नहीं सजाना है भाई। सिंपल सा मतलब है कि जिन नियमों को फॉलो करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करके रखा जाता है उसी को ही बोला जाता है टैक्सोनॉमी। समझ में आ गया टैक्सोनॉमी क्या है? सो अब कुछ और बातें जान लेते हैं भाई। यहाँ तक मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक इन सभी के ऊपर मैंने आपको डिटेल में समझाया था जूलॉजी के क्लास में, ठीक है। जूलॉजी के क्लास में यहाँ तक, यहाँ से आई से लेकर आई भी तक मैंने आपको डिटेल में समझाया था जूलॉजी की क्लास में। तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक बार पेजेस देखो, काफ़ी सारे पेजेस हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी के इस लास्ट क्लास में काफ़ी सारे पेजेस हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ तक मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो चारों वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, इनके ऊपर आगे मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, ठीक है। स्पेशली देखो, आई भी छोड़ दो, यहाँ तक ये जो 3 साइंटिस्ट का क्या मतलब है टैक्सोनॉमी में, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। भाई
टैक्सोनॉमी पर जब बात होता है तो इन तीनों साइंटिस्ट का नाम पहले क्यों लिया जाता है? टैक्सोनॉमी का फाउंडर, फादर, नाम गिवन, ये सब तो कोई एक ही बंदा तो कर सकता था ना, तीनों बंदों के नाम क्यों दे दिए गए? तीनों का अलग अलग महत्व क्या है टैक्सोनॉमी में, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया बायोलॉजी में। अब लो नाम, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ बायोलॉजी में। दोस्तों बायोलॉजी में मेरे जो तीनों जो प्लेलिस्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड सेल बायोलॉजी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, समझ रहे हो? तो इसलिए उन सभी वीडियोस को वॉच करो, ठीक है? सेल बायोलॉजी के 2 वीडियोस को अच्छे से वॉच करो, क्योंकि बार बार एक वर्ड्स को रिपीट करने में वीडियोस लंबा होता है, समझ रहे हो? जो मेन इंपॉर्टेंट बात बोलनी चाहिए वो मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हर एक को मैं डिटेल में समझाऊँ तो इसीलिए इन चारों के ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी समझाया है, तो मैं इस लाइन को पूरी तरीके से मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, मैं इस लाइन को दोस्तों पूरी तरीके से स्किप कर रहा हूँ। मैं खाली डेफिनेशन बोल रहा हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी ये जो 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है वो हम लोग आगे आगे समझते जाते हैं। पहले आता है कैरेक्टराइजेशन। दोस्तों ये एक प्रॉपर स्पेलिंग है, ये उसका प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है दोस्तों, ये स्पेलिंग प्रॉपर है उसका, ठीक है? यहाँ पे एस लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे जेड लिख दिया जो कि रॉन्ग हो गया। एनीवेज, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? टू नो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अननोन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बात को जरा समझो। अभी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी? तो दोस्तों कैरेक्टराइजेशन का ये जो लाइन लिखा हुआ है, टू नो द मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अननोन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अनुसार उसको एक ग्रुप में रखना। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम 2 पैरों का यूज करके मूव होते हैं, या 2 पैरों का यूज करके हम जो है किसी भी दूसरी जगह हम जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम ह्यूमंस जा सकते हैं, कैसे? हम 2 पैरों का यूज करके। लेकिन जब बात आती है कुत्तों की, कुत्ते 4 पैर का यूज करेंगे मूव करने के लिए। पेड़ पेड़ तो मूव ही नहीं कर सकते, पेड़, ट्रीज आर नॉट मूवेबल। तो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब एक्सटर्नली, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देखकर उसको एक ग्रुप में रखना। ओके, एक्सटर्नली, बाहर से वो प्लांट या एनिमल या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से ऐसे दिखता है, अंदर से इतना ताकाझाकी नहीं किया जाता। कैरेक्टराइजेशन में बाहर से पहले उसको देखा जाता है, बाहर से उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि बाहर से उसके बॉडी में, उसके चमड़ी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसके बाहर से ही उसके बॉडी में क्या क्या है, उसको बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन। ओके, अभी तक उसके अंदर नहीं जाए, अंदर नहीं देखा गया, ठीक है? अंदर तक वो तो बहुत बहुत बड़ा बात हो गया, हो गया। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, टू नो द ऑर्गेनिज्म बाय इट्स कैरेक्टर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका बाहर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, हम ह्यूमंस के। एनिमल्स के, कुत्ते की अगर बात किया जाए उसके 4 पैर हैं। प्लांट्स की बात किया जाए तो उसके हाथ, ना तो उसके हाथ है ना ही उसके पैर हैं, है कि नहीं? ये हो गया कैरेक्टराइजेशन, यानी कि आउटर स्ट्रक्चर उसका कैसा है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसका चरित्र क्या है, वो कैसे अपना लाइफ बिताता है, उसका वो जिंदगी कैसे वो बिताता है, यानी कि टू नो द ऑर्गेनिज्म बाय इट्स कैरेक्टर। उसके उसको भगवान ने जो जो ऑर्गेनिज्म, उसको जो जो ऑर्गन दिया है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भगवान ने उसको जो जो ऑर्गन्स दिए हैं, उन ऑर्गन्स का पता कैसे चलेगा कि भैया ये हाथ ही है? कैसे पता चल रहा है? आप लोग कैसे जान रहे हो कि हाथ ही है?
क्योंकि हमें मालूम है कि हाथ जो है वो हमारे लगभग सारे काम करता है, तो जिससे कि हमें मालूम चल जाता है कि हाँ भाई ये हाथ है, ठीक है। वैसे ही एक कुत्ता अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके मूव कर रहा है। अभी वो आपको कैसे पता कि वो पैर है? मतलब कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन हुआ कि वो चार पैरों से चलने वाला एक ऑर्गेनिज्म है? आपको कैसे पता चला? क्योंकि भैया वो चार पैरों का इस्तेमाल करके आगे मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि भगवान ने उसको चार पैर दिए। अभी उन चारों पैरों का यूज करके उसने अपने कैरेक्टर को दर्शाया कि उन चारों पैरों का यूज करके वो केवल आगे मूव कर सकता है, आगे मूव कर सकता है, वो मूव कर सकता है फोर लेग्स का यूज करके। तो इससे पता चलता है उस एनिमल का आइडेंटिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझ गए। आइडेंटिफिकेशन हर किसी को मालूम ही होता है, लेकिन इसके अनुसार मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बाय इट्स सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स। वो 5 पेड़ 10 पेड़ वाला वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया टैक्सोनॉमी समझाने के लिए, वही बात है क्लासिफिकेशन। ओके, उसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन के इस डेफिनेशन को पढ़ो, और मैंने वो जो टैक्सोनॉमी का वो जो एग्जांपल दिया उसके अनुसार आप इस डेफिनेशन को कंपैरिजन करो, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। आप इजीली समझ जाओगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, हमने कैरेक्टराइजेशन भी कर दिया। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमें वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे हाथ में आया उसका हमें कोई एक नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि टॉमी, मोती, लवी, सोनू ये सब नाम आप रख दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। बायोलॉजिकली खतरनाक नाम रखना पड़ेगा, है कि नहीं? खतरनाक बोलूँ तो चलेगा, है ना? तो बायोलॉजिकली आपको नाम रखना पड़ेगा। ऐसे सोनू, टीना, मुना ऐसा नाम रखने से नहीं चलेगा। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, नामकरण करने का पद्धति, नामकरण करने का प्रोसेस। 6 रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट बॉटनी के फिर किसी क्लास में आपको जो है क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। 6 रूल्स हैं जिनको कि फॉलो करके एक बायोलॉजिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम प्रोवाइड किया जाता है। यदि वो जो बायोलॉजिकली जो नाम उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किया गया है, यदि वो टैक्सोनॉमी के 6 रूल्स को मानता है, ठीक है, सॉरी नोमेनक्लेचर के अगर 6 रूल्स को यदि वो फॉलो करता है, तब जाके उसको बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल किया जाता है। ओके, आगे कई सारी डिफिकल्टीज है, ये इतना आसान नहीं है। कई सारी डिफिकल्टीज हैं जो कि हम लोग उस टाइम में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ तक समझे। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक्स। अभी सिस्टमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, देन इट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। ये क्या है भाई? It is the branch of biology which deals with the study of arrangement of living organism on the basis of phylogeny। दोस्तों फाइलोजेनी का मतलब पहले आप क्या समझते हो मुझे वो बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनी? तो गाइस यार आप लोगों ने पहले तो सुना होगा कि जो इंसान होता था वो पहले बंदर के रूप में होता था, है कि नहीं? बंदर से उसके बॉडी में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से वो बंदर से इंसान बना, यानी कि बंदर हमारे पूर्वज थे। तो बंदर से इंसान बनने का जो प्रोसेस है ना गाइस, मैं ह्यूमन का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं ह्यूमंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। मैं ह्यूमन का भी स्पेशल ले रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन से आपको बेटर एक्सप्लेनेशन होगा।
बेटर आप समझ पाओगे। ह्यूमन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ह्यूम जैसे कि ह्यूमन का पूर्वज कौन है? बंदर, मंकी। तो मंकी से ह्यूमन तक कन्वर्ट होने में वो जिस तरीके से, ठीक है, मंकी से ह्यूमन तक कन्वर्ट होने में वो जो जो समय अनुसार वो जिस जिस तरीके से वो प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, समय अनुसार, मतलब बात को ज़रा समझो। ये फाइलोजेनी ना वो एक्चुअली एक टेबल है, ठीक है। ये एक टेबल है जिससे कि बंदर से ह्यूमन तक वो ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ वो इस टेबल पे दिखाया गया। दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। जो कि मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूँ, ये देखो। बंदर से ह्यूमन बना, वो कैसे बना? ऐसे, ठीक है। फाइलोजेनी एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप अभी याद मत रखो, मैंने जस्ट खाली आपको एक एग्जांपल दिया। ओके, आप इस टेबल को अभी याद मत करो, मैं आपको खाली दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज सिस्टमेटिक्स, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। बस आप ध्यान में रख लेना, वही एक टेबल है, ठीक है। वो एक टेबल है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी आप मतलब समझे तो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑर्गेनिज्म शुरू में कैसा था, अब कैसा है, शुरू से वो जैसा था तब से लेकर अब तक उसको जो जिस टेबल पे रखा जाता है उसे फाइलोजेनी कहा जाता है। सिस्टमेटिक्स के अनुसार उसी फाइलोजेनी टेबल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अरेंज करने का प्रोसेस, ठीक है, कि फाइलोजेनी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज किया गया, वो सब आपको जानने को मिलेगा सिस्टमेटिक्स के अंदर। ओके, तो अब आप सिस्टमेटिक्स समझ गए। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों नियो सिस्टमेटिक्स। तो गाइस यार फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों नियो सिस्टमेटिक्स। व्हाट इज नियो सिस्टमेटिक्स? इट इज द न्यूअर वर्जन ऑफ सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि फाइलोजेनी के अनुसार, फाइलोजेनी मैंने आपको अभी बताया, एक फिर से मैं बाल की खाल यहाँ पे नहीं निकाल सकता। फाइलोजेनी की मैंने आपको बताया, तो फाइलोजेनी के अनुसार, फाइलोजेनी जो मैंने आपको अभी टेबल दिखाया इसी के अनुसार ही प्लांट्स या एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने को जो प्रोसेस, यानी कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनी के अनुसार अरेंज किया जाता है उसे क्या कहा गया? सिस्टमेटिक्स। अभी वो सिस्टमेटिक्स थोड़ा सा पुराना हो गया, इसीलिए सिस्टमेटिक्स को हटाकर, सिस्टमेटिक्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से उसको हटाकर लिख दिया गया न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स उसे लिख दिया गया न्यू सिस्टमेटिक्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जूलियन एक्सले। ओके, अब ये जो न्यू सिस्टमेटिक्स है ना, इसको डेवलप किया किसने? जूलियन एक्सले ने। दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर फॉलोइंग्स, ठीक है। अभी ये जो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, न्यू सिस्टमेटिक्स इन चारों कॉन्सेप्ट को दोस्तों जो है प्रोवाइड करता है। एक होता है मॉर्फोटैक्सोनॉमी, एक होता है कैरियोटैक्सोनॉमी, एक होता है साइटोटैक्सोनॉमी, एक होता है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। मॉर्फोटैक्सोनॉमी आपने कैरेक्टराइजेशन में जाना। अब बाकी बच्चे बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी मतलब बायोलॉजिकली, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वो केवल बायोलॉजिकली वो काम हो सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वो
बायोलॉजी में, समझ लो। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, फैक्ट्री में तो नहीं होता है ना, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स बायोलॉजी के अंदर जाता है, लेकिन प्लांट जो काम करता है वो केमिकल रिएक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस, तो उसे ही कहा जाता है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। बाकी ये जो दो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर मैंने इन चारों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, ठीक है। और ये जो चारों है ना दोस्तों, ये चारों दोस्तों से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है। कहाँ पे? जूलॉजी में। नाम लो भैया, तुम नाम लो। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, बायोलॉजी का हर एक क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, ठीक है। यदि आप क्लासेस को नहीं देखोगे, प्रॉब्लम में आप ही फंसोगे। बॉटनी और जूलॉजी के क्लासेस जो है ना, वो इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन दोनों को भी अलग अलग नहीं पढ़ाया जा सकता। दोनों में कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज होते हैं, जो कि इसमें आधा होता है, उसमें आधा होता है। वैसे ही टैक्सोनॉमिक का आधा पार्ट जो है वो जूलॉजी में ही रह गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसको आप देख लो। मैं यहाँ पे और डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबा है, मुझे 3 पेजेस और ख़त्म करना है। ओके, वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पहले डिटेल में देख लो, फिर उसके बाद में आओ इस वीडियो पे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेन आप टैक्सोनॉमी को देखो, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जहाँ पे मैंने टैक्सोनॉमी का शुरुआत किया, वहीं से देखो, क्योंकि जब तक क्योंकि वो टैक्सोनॉमी का बेसिक था। यदि आप वो टैक्सोनॉमी आप नहीं समझे, तो ये टैक्सोनॉमी आपको घंटा समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पहले आप वो टैक्सोनॉमी देख लो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मैंने टैक्सोनॉमी पढ़ा था, पहले आप उसके बारे में देख लो, फिर आप बॉटनी के इस क्लास को आप लोग देखना। ओके, नेक्स्ट आता है मोर्फो टैक्सोनॉमी। कैरियो टैक्सोनॉमी जान लो, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर भी मैंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया। मोर्फो टैक्सोनॉमी मैंने आपको पढ़ाया। कैरियो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, वहीं सेल के ऊपर। कैरियो टैक्सोनॉमी सेल बायोलॉजी से भी थोड़ा सा रिलेट करता है। साइटो टैक्सोनॉमी, साइटोप्लांट्स। व्हाट इज साइटोप्लांट्स? बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्सपेरिमेंट। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया। साइटोप्लांट्स क्या है भैया? दोस्तों, साइटोप्लांट्स ऑर्गेनिज्म का मतलब जानते हो? यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिससे कि सेल डेवलप होता है, ठीक है। सेल को डेवलप होने में भी दोस्तों कुछ प्रोटीन्स का आवश्यकता होता है। तो उन्हीं प्रोटीन्स, जिन प्रोटीन से सेल को डेवलप होने में हेल्प होता है, उन्हीं के ऊपर यदि आपको स्टडी करना है, कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि सेल डेवलप होता है, वो सारे आपको मिलेंगे साइटोप्लांट्स ऑर्गेनिजम्स। जिनको खाने से, जिनका सेवन करने से उनसे जो प्रोटीन निकलता है, उससे आपके सेल डेवलप होंगे। ओके, तो जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप सेवन करते हो आपका सेल डेवलप करने के लिए, उसको कहा जाता है साइटोप्लांट्स ऑर्गेनिजम्स। और उन्हीं साइटोप्लांट्स ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है साइटोटैक्सोनॉमी। समझ गए इन चारों के ऊपर? नेक्स्ट, it is a framework where living organisms are grouped from a higher category to lower category by its similar and dissimilar characters. इसमें तो कुछ समझाने वाला बात है ही नहीं, बड़े से लेकर छोटे तक रहता है। देन इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी हायरार्की। यहाँ पे कुछ समझाने वाला बात ही नहीं है, ये आपको खाली याद रखना है। मैंने सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी हायरार्की के ऊपर जो फैक्ट, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, उसके ऊपर ये जो डेफिनेशन, इसको प्रोवाइड किया गया बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने ही टैक्सोनॉमी का ये डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करवाया। देयर आर 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज इन दिस फ्रेमवर्क। 7 ऐसे कैटेगरीज हैं इनमें जिनके अनुसार प्लांट्स या एनिमल्स को सजाया जाता है, ठीक है। इन 7 कैटेगरीज में ही
टैक्सोनॉमी के इन्हीं 7 कैटेगरीज में ही जो है प्लांट्स या एनिमल्स को सजाया जाता है। ओके, तो ईच कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा और टैक्सन। भाई इन सभी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी, लेकिन इसके हर एक पार्ट को बोला जाता है टैक्सन। मैंने यहीं पे गो राउंड फिगर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये केवल इसी को बोला जाता है, नहीं, हर एक पार्ट को बोला जाता है टैक्सन। ओके, हर एक पार्ट को बोला जाता है। तो ये हो गया डिसेंडिंग एडर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर पहले या असेंडिंग ऑर्डर पहले? अभी जो मैंने अभी पेज जो स्वाइप किया जिसमें कि आपको दिखाया होगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? डिफरेंस बताओ। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि टैक्सोनॉमी के जो 7 ग्रुप्स हैं उनको सीरियली बड़े से छोटे तक उनको लिखना, सबसे बड़ा कैटेगरी एंड सबसे लोअर कैटेगरी, हायर टू लोअर कैटेगरी में उनको रखना। टैक्सोनॉमी के 7 ग्रुप्स को हायर टू लोअर कैटेगरी में रखना, उसे बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? वो जो हायर टू लोअर जो सजाया है, ठीक है, टैक्सोनॉमी के हर एक ग्रुप को जो हायर टू लोअर के अनुसार सजाया गया, उसी हायर टू लोअर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे सजाया जाता है उसे बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? समझ में आया क्या डिफरेंस? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है? एक और बार बताता हूँ, रिपीट करता हूँ दोबारा से। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसी का अगर मैं एग्जांपल लूँ टैक्सोनॉमी के अनुसार, ठीक है, इसी टैक्सोनॉमी के जो 7 ग्रुप्स हैं, 7 अलग अलग ग्रुप्स में जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया, 7 अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। अभी ये जो 7 अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया, इनका फर्स्ट रूल के अनुसार इनको हायर टू लोअर कैटेगरी में रखा जाएगा, सबसे अधिक से सबसे कम, हायर टू लोअर कैटेगरी में इनको सजा के रखा जाएगा। अभी मान लो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुझे उसी ग्रुप में रखना है, किसमें? वो जो 7 ग्रुप्स जो कि हायर टू लोअर कैटेगरी में असेंडिंग होके पड़े हुए हैं, उन्हें कहा गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग होके पड़े हुए उनको कहा गया डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब दोस्तों वो ये जो 7 कैटेगरीज हैं जिनको कि बड़े से लेकर छोटे तक इनको रखा गया, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अनुसार बड़े कैटेगरी से लेकर छोटे कैटेगरी तक इनको अरेंज किया गया। फर्स्ट आया बड़ा कैटेगरी, लास्ट आया छोटा कैटेगरी, ठीक है। हायर टू लोअर कैटेगरी में जो इनको रखा गया, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसी हायर टू लोअर कैटेगरी में अरेंज करना, ठीक है। जैसे कि हम एक इंसान को ही ले लेते हैं, हम ही इंसान का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इंसान जो है, मैं छोटे से बड़े की ओर जाता हूँ जिससे कि आपको बेटर क्लियर हो। इंसान तो आप जानते हो होमो सैपियंस, इंसान का साइंटिफिक नेम, हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। सापियंस यहाँ पे जिनस, सॉरी सापियंस यहाँ पे स्पेसीज, जिसे जाति बोला जाता है। जिनस मतलब प्रजाति जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब अभी ये जो होमो सापियंस है कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हैं? खन्ना फैमिली से है ऐसा नहीं, इनका जो फैमिली है दोस्तों ये होमोनाइड है। ऑर्डर है प्रिमाटा, क्लास है मामालिया। मामालिया क्लास मतलब 2 पैरों का यूज करके चलते हैं, 2 हाथ 2 पैर हैं। फाइलम या जिसे डिवीजन भी बोला जाता है कॉर्डाटा। किंगडम एनिमलिया, हम सब एनिमल्स के ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे एनिमलिया। तो समझ गए डिफरेंस बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? टैक्सोनॉमी में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है?
कि टैक्सोनॉमी के जो सातों ग्रुप्स हैं उनको हायर टू लोअर कैटेगरी में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसी हायर टू लोअर कैटेगरी में अरेंज करना, उसे कहा गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके, जैसे कि इंसान को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया, हायर टू लोअर कैटेगरी, ये पूरा हायर कैटेगरी है और ये पूरा लोअर कैटेगरी है। ओके, तो इसी तरीके से ये तो मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर दिखाया। नेक्स्ट जो बॉटनी का जो क्लास होगा गाइस, उसमें ठीक है, नेक्स्ट जो बॉटनी का जो क्लास होगा ना दोस्तों, उसमें इसी तरीके के मैं आपको 10 और नाम दूंगा। 10 नहीं, मैं आपको 8 और ऐसा नाम दूंगा जो कि इसी असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेंगे। ठीक है, मैं आपको 8 ऐसे और खतरनाक नाम दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो मैं 8 नाम जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसे असेंडिंग ऑर्डर में, वो लास्ट क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों बॉटनी के क्लासेस नहीं आएंगे। उस क्लास का वो क्लास जब आएगा ना गाइस, समझ लेना दोस्तों, इसके बाद से अब बॉटनी के क्लास नहीं आएंगे क्योंकि वो अंतिम क्लास है। ठीक है, कल दोस्तों आईटी का क्लास आएगा। ठीक है, कल आईटी का क्लास आएगा। आईटी फिर 3-4 दिन पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे आईटी। आईटी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं पढ़ा है, तो आईटी पढ़ाऊंगा कल। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ मालूम चला होगा। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आईटी के क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मिलते हैं आईटी के क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।